मोदी है तो हिंदू पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। चंद मनुस्मृति को मानने वाले मनुवादियों के लिए काम करे, जिनकी गिनती बहुत थोड़ी है। मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन जो तलवे चाट रहा है, गुलामी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की, यूं कहो कि मोदी सरकार की, और जब नियत और नीति दोनों खराब हैं तो देश तबाह होगा ही होगा, जिसकी वजह से वो कानून आप सामने दिख रहे हैं। एसएस की आज की तारीख में अगर प्रयोगशाला है तो वो उत्तर प्रदेश है। अब भाजपा, अब उसके लिए जो गुजरात है वो प्रयोगशाला नहीं है। लेकिन अगर ये आंदोलन चलता रहा और चुनाव हुए, इस देश के लोग बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे जड़ से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं भानु प्रताप साहब, एडवोकेट भानु प्रताप साहब। सर, कैसे देखो जिस तरीके से पूरे देश में किसान बिल को लेकर लगातार हाहाकार मचा हुआ है, सरकार जो अब तक किसी भी तरह की कोई वार्ता करने को तैयार नहीं है, कानून रद्द होने की कोशिश नहीं हो रही है, कैसे देख रहे हो सर? नहीं, सरकार अपनी स्ट्रेटेजी के तहत कार्य कर रही है। सरकार समझ रही है कि जितना ज्यादा लंबा होगा ये जो आंदोलन है उतना लंबा होगा, लोग थक जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और चले जाएंगे। तो एक नीति उसकी ये है। दूसरा ये है कि जिद उस पर अड़ी है। जिद पर उसका इसलिए अड़ना थोड़ा सा वो लग रहा है कि अगर ये कानून वापस लेंगे, और ये कानून उसे वापस लेने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लेंगे, सरकार को लेने ही पड़ेंगे। तो वही सोच रही है कि ये कानून वापस लेंगे तो इसके साथ साथ वो जो श्रम कानून है, कल मजदूर खड़े होंगे, वो भी वापस लेने होंगे। ये जो सीए एनआरसी के कानून है ये भी वापस लेने होंगे। और इस तरह से बाकी जो निजीकरण का जो काम पूरा चल रहा है, सरकार पूरे देश को जो अपने यारों को बेच रही है, वो निजीकरण भी बंद करना पड़ेगा और फिर सरकार के लिए मुसीबत बड़ी खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अभी जहां तक दिखा सकते हैं, जितनी अकड़ दिखा सकते हैं, वो अपनी अकड़ दिखा रहे हैं। कह रहे हैं मोदी सरकार सिलीगुड़ी के रैली पे कह रहा, ओ दीदी, उसको कैसे देख? मैं ये समझता हूं कि एक प्रधानमंत्री के स्तर पर जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो व्यंग वो कर रहे हैं, वो व्यंग, वो भाषा उन्हें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि शुरू से लेके अब तक प्रधानमंत्री के स्तर में लगातार गिरावट आई है। उनके बोलने के तरीके में असभ्यता का जो है प्रभाव जो है ज्यादा होता चला गया है। सभ्यता नाम की चीज अब रही नहीं है। ये एक बड़े दुखद विषय है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री चाहें। ट्विटर पे से ट्रेंड हो रहा है कि मोदी है तो हिंदू सेफ है। मोदी है तो हिंदू पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जो हिंदू हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आकलन करना चाहिए कि क्या ये मोदी सरकार हिंदुओं के लिए काम कर रही है या चंद मनुस्मृति को मानने वाले मनुवादियों के लिए काम करे, जिनकी गिनती बहुत थोड़ी है। इस देश में बीजेपी का एक जो है एमपी बताता कि 100 करोड़ हिंदू हैं। इस देश में जो आरएसएस के प्रमुख हैं, मोहन भागवत, लोग बताते हैं कि इस देश में 130 करोड़ हिंदू हैं, जबकि इस देश में मुश्किल से 20 करोड़ हिंदू जिनकी आप बात करते हो या जिन्हें तुम हिंदू मान रहे हो, उन लोगों से मेरा कहना है कि अपने अंदर झांक के देखो, आकलन करो, क्या वाकई में तुम हिंदू हो। मैं आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो कानून है, ये कृषि कानून है। ये कृषि कानून क्या केवल सिखों को बर्बाद करेंगे? क्या ये केवल मुसलमानों को बर्बाद करेंगे? जो इसमें इतनी बड़ी संख्या में जमीन जो हिंदुओं के पास है, जिनको ये हिंदू बोलते हैं, इस देश में 65% जमीन, इस देश की 65 से 70% 3 लोगों के पास है। ब्राह्मण समाज के पास, क्षत्रिय समाज के पास और वैश्य यानी बनिया समाज के पास। इनके पास इस देश की 65 से 70% जमीन है। अगर वो हिंदू हैं तो क्या उनकी जमीन बर्बाद नहीं होगी? क्या वो किसान नहीं है? किसान है तो क्या वो तबाह नहीं होंगे? क्या ये सोचने की जरूरत है। दूसरा, जो निजीकरण है, हर चीज को बेचा जा रहा है, अपने यारों के हाथ में मोदी जी बेच रहे हैं। इसमें जो लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, अब तक तकरीबन 20 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। इन 20 लाख में वही हिंदू जरा सोचें, जो ट्रेंड करवा रहे हैं वो भी सोचें, और जो ट्रेंड नहीं कर रहे हैं और अपने आप को हिंदू मानते वो भी सोचें कि इनमें, ये 20 लाख लोगों में सारी नौकरियां मुसलमानों की थी, सारी नौकरियां शेड्यूल कास्ट की थी, सारी नौकरियां शेड्यूल ट्राइब्स की थी, या इसमें कम से कम 80 से 90% नौकरियां हिंदुओं की थी। सोचें इस बात को। तो नौकरियां किसकी गई? हिंदुओं की। जमीन किसकी जाएगी? हिंदुओं की, बाकी औरों के साथ भी। और जिसकी बात करते हो, मंदिरों की बात, इन मंदिरों में जो पैसा इकट्ठा होता है वो किन हाथों में जाता है? इसको भी जरा ध्यान से सोचें। इस देश में लाखों की संख्या में मंदिर हैं। उन मंदिरों में जो पैसा आता है दान के रूप में, वो पैसा किन हाथों में है?
क्या जिन लोगों को हिंदू कहा जा रहा है उनके हाथों में है, या चंद मनुस्मृति को मानने वाले मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं केवल उन्हीं के हाथों में? इसको सोचें जरूर। लेकिन सर एक बताइए, क्या भारत के चुनाव आयोग पे अमित शाह ने या मोदी सरकार ने किसी तरह का दबाव कर रखा है? लोग बार बार इस बात नहीं, इसको कहने की जरूरत नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है। जब मोदी जी के खिलाफ वो कोई भी भाषा इस्तेमाल करें, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। वो धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं, वो सैनिकों के नाम पर वोट मांगते हैं, जने कैसे कैसी चीजें वो इस्तेमाल करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। 2019 के चुनाव में आपने देखा कि मोदी जी के नाम से नमो टीवी चलता था। कहां से था वो टीवी? किसने लाइसेंस दिया? कैसे परमिशन मिल गई? क्या चीज से लगातार चलता रहा? जैसे चुनाव खत्म हुए वो खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो वो हैं, आप देखिए अमित शाह जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म के नाम पे सीधे सीधे आप वोट मांग रहे हैं, और जो इस देश की आचार संहिता इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो लगाई जाती चुनाव के दौरान, उसमें धर्म का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो क्या है वो, उसका क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? तो इलेक्शन कमीशन अगर उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि इलेक्शन कमीशन, आप तो दबाव की बात करो, मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन जो तलवे चाट रहा है, गुलामी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की, यूं कहो कि मोदी सरकार की और मोदी जी की, जो इस समय गुलामी कर रहा है। और क्या? अन्यथा इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, उसको पूरे अधिकार है, उसे देश की जनता के प्रति, संविधान के प्रति ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और दिखाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जिंदा है, मुर्दा नहीं है, और उस अपने अधिकारों का सदुपयोग करके इस देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की वो ताकत रखता है और करा रहा है। लेकिन ऐसा तो कहीं में नहीं है। यही हाल सुप्रीम कोर्ट का भी है सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसले आ रहे हैं सरकार के पक्ष में आ रहे हैं। जैसे आप किस कृषि कानून को देखिए, आप कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने को चाहिए था, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है, राज्यों का अधिकार छीन कर केंद्र ने यह कानून बनाए, तो इसी पे खत्म कर जाना चाहिए था। इस कानून को इनवैलिड खत्म कर देना चाहिए था। कानून को खत्म करने का इससे बढ़िया कोई और दूसरा तरीका भी नहीं था, और दूसरी भी चीज की जरूरत भी नहीं थी इससे बढ़िया सब। दूसरा, इस कानून में अदालत को बाहर रखा गया। अदालत को अगर बाहर रखा जाए और जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करी जाए, इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। और दाल में काला नहीं, मैं तो यह कहूंगा कि पूरी दाल ही काली है। अगर अदालत को आप हस्तक्षेप से बाहर रखते हो, इसका मतलब आपकी नीयत खराब है, और नीयत खराब है तो नीति कैसे सही हो सकती है? और जब नीयत और नीति दोनों खराब हैं तो देश तबाह होगा ही होगा, जिसकी वजह से वो कानून आप सामने दिख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था इसको खत्म करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई 4 लोगों की, एक भाग गया, 3 ने रिपोर्ट दे दी, और वो कहती है कि 80 संगठनों से मिलिए। भाई किन संगठनों से मिलिए? सारे किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं, एक से भी तुम मिले नहीं हो, एक से भी बात नहीं की। दूसरी, जो कमेटी बनाई उनमें कोई भी कानून का एक्सपर्ट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट कानून पर सलाह मांग रही है और कह रही है कि इसमें किन प्रावधानों को हटाया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसमें संशोधन की बात कर रही है, तो संशोधन की बात तो सरकार भी कर रही है। तो जब सरकार संशोधन की बात कर रही है और सुप्रीम कोर्ट भी संशोधन की बात करे, तो दोनों की भाषा तो एक ही है ना। इसका मतलब यह है कि या तो दोनों मिले हुए हैं, या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं। बात खत्म हो गई। इसलिए जो भी नतीजे आ रहे हैं हर किसी के सामने हैं, और उसमें साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के हिसाब से काम कर रही है, जो सबसे खतरनाक स्थिति है। आखिर व्यक्ति कहां जाएगा? कोई बात कहेगा, कोई उसको किसी के खिलाफ भी अगर बात करनी है, कोई अपना हक मांगना है, कानून के अधिकार जो उसको दिए गए हैं संविधान के तहत, उनकी रक्षा की बात करनी है, तो ज्यादा अदालत ही तो जाएगा। और जब अदालत का ये रवैया, तो क्या करेगा? इसलिए दीपावली मनाया जा रहा है सर पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ता के द्वारा। नहीं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन, बाबा साहब के मानने वाले जो लोग हैं उनके अनुयायी हैं, और मैं तो ये कहता हूं इस देश में अगर कोई भी संविधान को मानता है, लोकतंत्र को मानता है, लोगों के अधिकारों को मानता है, तो उसे बाबा साहब के जन्मदिन पर ही दिवाली मनानी चाहिए। दीप जलाकर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव है इसलिए ये षड्यंत्र। नहीं, हो सकता है षड्यंत्र, हो सकता है षड्यंत्र, तो मैं नहीं कहूंगा। लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई जो वोटें हैं वो इस हिसाब से हमें मिल जाए कि यार हमें ये भी बाबा साहब को मान, हो सकता है राजनीतिक पुट हो सकता है। लेकिन इस राजनीतिक पुट में एक बहुत बढ़िया बात यह है, अगर राजनीति के हिसाब से बीजेपी बाबा साहब के सामने मत्था रगड़ सकती है, नाक रगड़ सकती है,
तो लोग अगर दिए जलाते हैं, दिवाली इस दिन को मनाते हैं और दिवाली मनाकर बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, चाहे राजनीति के माध्यम से सही, बुरा क्या, मनाओ भैया, इससे बढ़िया कौन सी बात। आपने कहा कि ये जो 3 कृषि कानून है उत्तर प्रदेश में चुनाव होते होते खत्म होना होगा। नहीं, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव 2022 में आ रहा, मेरा मतलब उससे है, इससे नहीं है मेरा मतलब, इसको नहीं मैं माने। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने विधानसभा के, पंजाब में भी होने हैं, मणिपुर में भी होने हैं, उत्तराखंड में भी होने हैं। तो इन 4 राज्यों में जो चुनाव होंगे, इसमें उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आरएसएस की आज की तारीख में अगर प्रयोगशाला है तो वो उत्तर प्रदेश है। अब भाजपा, अब उसके लिए जो गुजरात है वो प्रयोगशाला नहीं है, पहले थी, पर अब उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला होने के कारण वो बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए राज्य है। उसमें 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश गया तो समझो पूरा देश गया। इसलिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण, 403 विधानसभा सीटें हैं, उसमें 31 राज्यसभा की सीटें हैं, इसलिए उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये किसान आंदोलन अगर चलता रहा लगातार और चुनाव हो गए तो आप लिख लेना, मैं लिख के दे रहा हूं। हालांकि बीजेपी के अंत की शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन अगर यह आंदोलन चलता रहा और चुनाव हुए, इस देश के लोग बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे जड़ से। इसलिए बीजेपी को अगर बचना है, ये मेरी सलाह है, इन कानूनों को जितनी जल्दी वापस ले, नहीं तो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले लेनी।